पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं, पृथ्वी के जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनके नाम लिखने हैं, और जो महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं उनके नाम हमें बताने हैं। वायुमंडल की परतों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को आखिर नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थायी गोलार्ध क्यों कहा जाता है, और जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों आवश्यक है। दोस्तों, अगर ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आज की क्लास करने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और भी यहाँ पर तमाम क्वेश्चन हैं, आप देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब चक्र में। इस सीरीज़ में हम आपको कवर करा रहे हैं एनसीईआरटी। इसमें हम इस समय जो क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करा रहे हैं, और जिसमें आज का मेरा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इस चैप्टर की आज हम इस पर बात करेंगे। क्लास करने के बाद आप जो है इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम भूमंडल की बात करेंगे, वायुमंडल की बात करेंगे, जलमंडल की बात करेंगे, जीवमंडल की बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारे ग्रह हैं लेकिन सभी ग्रहों पर जीवन स्थित नहीं है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। क्यों? क्योंकि भूमि, जल और हवा ये हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ तीनों तत्व आपके पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। तो क्लियर है? तो इसलिए हम बात करेंगे अब भूमंडल की। देखो, भूमंडल क्या है। देखो दोस्तों, भूमंडल की बात करेंगे तो पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं। जिस पर आप रहते हैं ठोस भाग, उसको हम भूमंडल कहते हैं या स्थलमंडल कहते हैं। और जलमंडल क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं जलाशय, मतलब जल जहाँ पाया जाता है उसको हम जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है दोस्तों, तो जहाँ पर वायु की गैसें पाई जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की गैसें पाई जाती हैं उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से अभी हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। फिलहाल अब हम इसको समझते हैं एक एक करके डिटेल में। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ भूमि, जल और जीवन मौजूद है, मतलब हवा मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल। देखो, ये हमारी पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं। वायुमंडल की बात करेंगे तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर अगर क्या है, इसके चारों ओर जो हैं गैसें पाई जाती हैं, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल यानी कि जो जल की अवस्थाएँ हैं, जैसे बर्फ़ हो गया, जल हो गया, जलवाष्प हो गया, उसको हम जलमंडल कहते हैं। और जीवमंडल दोस्तों क्या होता है, जहाँ पर तीनों भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का जो है सीमित क्षेत्र होता है, उसी को हम जीवमंडल कहते हैं। और जीवमंडल पर ही यहाँ पर जीवन पाया जाता है। सबसे पहले हम भूमंडल को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो भूप्रपटी की चट्टानें और जो मिट्टी की पतली लेयर्स हैं, इनसे मिलकर बना होता है हमारा भूमंडल। तो जो भी आपकी चट्टानें हैं और जो मिट्टी की पतली परतें हैं, उनसे मिलकर भूमंडल बना होता है। और इसके दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक महाद्वीप होता है, एक महासागर होता है। ठीक है, तो बड़े जो स्थलीय भाग होते हैं इनको आप देख सकते हैं। 1 मिनट आपको मैप में दिखाने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बड़े स्थलीय भाग होते हैं तो हम देख सकते हैं, एक तो ये बड़े स्थलीय भाग हैं, और ये बड़े आपके जलाशय भाग हैं। ठीक है, ये आपके जलाशय बेसिन हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया है कि बड़े स्थलीय भूभाग और जो बड़े जलाशय हैं ये मिलकर यहाँ पर भूमंडल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सबसे ऊंचा शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस समुद्र तल से हम यहाँ पर ऊंचाई को नापते हैं तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। और दोस्तों, सबसे ऊंचा जो आपका गहरा गर्त है वो आपका प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। इसकी जो गहराई है दोस्तों 11,022 मीटर है। क्लियर? तो यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर गहराई हमको देखने को मिलेगी, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और देखो, माउंट एवरेस्ट पर सबसे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे वो न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी, और भारत की जो थी तेंजिंग शेरपा। इन्होंने 29 मई 1953 को यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपकी जापान की जुको ताबेई
ये जो प्रथम महिला थी जो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और भारत की बछेंद्री पाल जो थी यहाँ पर पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला जो यहाँ पर भारत पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। फिलहाल ये आपको फैक्चुअल है, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं पुनः अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर देखो भूमंडल की बात की तो मैंने बताया था कि जो भूपर्पैटी की चट्टानें हैं और मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना होता है भूमंडलीय। और इसके दो मुख्य भाग होते हैं, दो मुख्य भाग हमने आपको बताया, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। क्लियर है। अब हमने आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपके महाद्वीप हैं, जो दो मुख्य भागों से मिलकर बना था हमारा भूमंडल, उसके बारे में हम बात करेंगे। महाद्वीप की बात करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर हम महासागर की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीप की। तो दोस्तों हमारे जो पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको एक यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। 3 महाद्वीप ये हो गए आपके। फिर आता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिर हो गए 5 महाद्वीप। क्लियर है। फिर आपका 6वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और 7वां महाद्वीप दोस्तों अंटार्कटिका है। यह है देखो महाद्वीप, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर दोस्तों बर्फ़ ढका हुआ पूरा महाद्वीप होता है। तो यहाँ पर इतना जीवन लोग मतलब यहाँ पर रहते नहीं है कुल मिला के। क्लियर है। बहुत कम ही लोग रहते हैं, बाकी जो अधिकतर लोग रहते हैं वो आपके इन 6 महाद्वीपों पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में हमने बता दिया। टोटल 7 महाद्वीप हैं और एक एक करके हम इन 7 महाद्वीपों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, क्लास 6 की NCERT है तो इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, वो हम बात वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कराएंगे मैपिंग में। फिलहाल यहाँ पर क्लास 6 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया है कि 7 महाद्वीप होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब देखो ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। तो बीच में आप ये यूराल पर्वत देख पा रहे होंगे। तो ये कभी पूछ लेता है कि कौन सा पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। देखो महाद्वीप हैं, उनके 7 महाद्वीपों के नाम पता होने चाहिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। याद नहीं करना है, बस आपको मैप देखना है। तो मैप के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। 3 से 4 बार आप जब मैप देखेंगे, जैसे कि एशिया है, फिर यूरोप, ठीक है, फिर अफ्रीका आ जाएंगे, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पे आ जाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। तो हमें चलना है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हमें यहाँ पर याद नहीं करना है। तो अब इन्होंने एशिया की बात कर ली। तो ये देखो आपको बता दें सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर अगर हम एशिया महाद्वीप देखेंगे तो ये जो है 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पृथ्वी का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग है। क्लियर है। तो ये पृथ्वी के जो है क्षेत्रफल का 1/3 भाग है एशिया महाद्वीप। और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों पूर्वी गोलार्ध जैसे मैंने आपको, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर पढ़े होंगे इसी क्लास में, तो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। नहीं पता है तो हमने आपको बताया था ये आपकी है होती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ग्रीनविच से होकर जो 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, ग्रीनविच, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से होकर गुजरती है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर होती है। तो ये वाला भाग जो होता है दोस्तों वो आपका पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और ये वाला भाग आपका दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो एशिया महाद्वीप है वो आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। ये आपने देख लिया कि भाई पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे एशिया जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन नहीं, क्योंकि एशिया जो है यहाँ पर कुछ भाग आपका यहाँ पे भी स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि एशिया उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमने आपको बता दिया। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये भी बता दिया। पश्चिम में यूराल पर्वत जो है इसे यूरोप से अलग करता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया ये आपका एशिया का भाग है, यूरोप का भाग है, ये आपका दोस्तों यूराल पर्वत है, ये यहाँ पर एक दूसरे से अलग करता है। और इसको अगर हम मिला देंगे यूरोप प्लस एशिया को, तो इसको हम नाम दे देते हैं यूरेशिया। अगर यूरेशिया की बात हो जाए तो आप पूरे एशिया और पूरे यूरोप की यहाँ पर बात हो रही है, आप समझ जाइएगा। क्लियर। तो हमने आपको ये भी आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब आते हैं यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं।
तो यूरोप महाद्वीप के बारे में आप देख सकते हैं कि ये एशिया से छोटा है। क्लियर, तो एशिया से बहुत छोटा है और इसके पश्चिम में स्थित है, वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त, अगर एक मिनट, ये आपने देखा है आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त दोस्तों क्या है, ये आपका 66.5 डिग्री होता है। जैसे यहाँ आपका 0 डिग्री है, फिर आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, फिर आपका दोस्तों 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये आपका यूरोप से होकर गुजरता है, ये इन्होंने बताया। ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, तो ये अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ पर ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। 1 मिनट आप यहाँ पर देखिएगा, ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है एक तरफ में, और दूसरी तरफ ये अटलांटिक महासागर से भी घिरा हुआ है, और तीसरी तरफ ये भूमध्य सागर से भी घिरा हुआ है। तो ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। फिर दोस्तों अफ्रीका के बारे में बताया है इन्होंने, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये विश्व का दूसरा, पहला आपका एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त इसके लगभग मध्य भाग से गुजरती है। पूछ लेता है कभी कभी कि विषुवत वृत्त किस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो आप देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री देशांतर लगभग आपकी अफ्रीका के मध्य भाग से होकर गुजरती है। क्लियर। अब जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो दोस्तों वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो अगर आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा देखिएगा, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। आपकी देशांतर रेखा भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। मकर रेखा भी आपकी जो है यहाँ से होकर गुजर रही है। तो तीनों रेखाएं, कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं भी यहाँ से होकर गुजर रही हैं। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, देखो कुछ लोगों को लगता है कि रेगिस्तान गर्म होता है, लेकिन नहीं ऐसा है। रेगिस्तान आपके ठंडे भी होते हैं। फिलहाल अभी आप जानें कि जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान, ये भी आपका अफ्रीका में ही स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। तो यानी कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है वो आपका यहीं से होकर गुजरता है, यहीं पर स्थित है सहारा का रेगिस्तान। तो सहारा का रेगिस्तान आप देख पा रहे होंगे, ये सहारा का रेगिस्तान है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, वो भी आपकी अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो 3 महाद्वीप के बारे में हमने बता दिया। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा हमारा अफ्रीका है, तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जैसे हमने आपको अभी पीछे बताया कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूरी तरह से ये आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर, ये भी हमने बता दिया। दोस्तों दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो उत्तर अमेरिका है वो, दो क्लास को बहुत ही आराम से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि लेक्चर बड़ा हो जाए तो आप इसको छोड़ दें। तो आपको बहुत ही इत्मीनान से मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि स्थल संधि क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा स्थल संधि, जल संधि, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो देखो उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका जो है सक्रिय स्थल संधि से जुड़ा होता है, जिसको हम नाम देते हैं पनामा स्थल संधि। दोस्तों जब भी संधियों की बात, जैसे स्थल संधि अगर आपसे पूछ रहा है, तो दो बड़े स्थल को एक सकरा स्थल जब जोड़ता है तो उसको हम स्थल संधि कहते हैं। वहीं दोस्तों जल संधि क्या होता है, जब दो बड़े जलाशयों को, ये 2 बड़े जलाशय हैं मतलब महासागर हैं, इनको एक सकरे जल के द्वारा यहाँ पर जब जोड़ा जाता है तब उसको हम जल संधि कहते हैं। क्लियर। अब जैसे इन्होंने बताया है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये भी आपका बड़ा स्थल है और ये भी आपका बड़ा स्थल है। तो ये जो अमेरिका जुड़ा हुआ है ये सकरे भाग से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सकरे स्थल से जुड़ा हुआ है तो इसको हम स्थल संधि कह देंगे। वहीं अगर 2 जलाशयों की बात कर लेंगे तो वहाँ पर 2 जलाशय जल के द्वारा अगर जुड़े होंगे तो उसको हम जल संधि के नाम से जानते हैं। अभी हम आगे बात भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है।
यही इन्होंने यहाँ पर बताया है। साउथ अमेरिका के बारे में बताया इन्होंने, ये दक्षिण, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंडीज जो है पर्वत, वो यहाँ पर आपके दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आप देख रहे हैं अमेजन नदी, वो भी यहाँ दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे दोस्तों, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल आपका दक्षिणी भाग में स्थित है, मतलब दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। और ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये चारों तरफ से यहाँ पर समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप अगर आपसे कोई पूछ लेता है किसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये चारों तरफ आप देख रहे हैं जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की। दोस्तों यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप आपका, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो आपका सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध हमने बता ही दिया, आपको पता है। ठीक है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, ये बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो ये बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। और यहाँ पर कोई भी जो है मानव निवास नहीं है, मतलब कोई भी मनुष्य जो है यहाँ पर परमानेंट नहीं रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारे देश के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। तो हमने महाद्वीप की बात कर ली। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको क्रम से पता होना चाहिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और दोस्तों इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मतलब ये हमने आपको डिटेल में पूरा दे दिया है ताकि आपको बार बार भागना ना पड़े। देखो क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यूराल पर्वत इसे अलग करता है। क्लियर। तीनों रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी, तो पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किस स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बर्फ़ से ढका हुआ आपको पता होना चाहिए महाद्वीप कौन सा है। क्लियर। तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों हमने बात की है अभी भूमंडल की, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम जलमंडल की। दोस्तों जलमंडल में क्या है, देखो जलमंडल जैसा हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर जो है 71% भाग जो है जल है, यानी कि 71% भाग जो है यहाँ पर जल है और 29% भाग जो है यहाँ पर स्थल है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। उसमें हमने 7 महाद्वीप की बात की है और जो जल है उसमें हम बात करेंगे 5 महासागर की, ठीक है। 5 महासागर कौन से हैं वो भी आप यहाँ पर देख लें, 1 मिनट। तो 5 महासागर दोस्तों आपके पता होने चाहिए हमेशा। स्टार्टिंग करें प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, 3 महासागर आपके हो गए। फिर चौथा आपका महासागर आर्कटिक महासागर, 5वां आपका दक्षिणी महासागर। तो टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, 5 आपके महासागर होते हैं। क्लियर। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर। जैसे कि दोस्तों 97.2% जो जल है वो आपका महासागरों में पाया जाता है, जिसका यूज हम पानी पीने के लिए नहीं करते हैं। क्लियर। 2.77% जो जल है वो आपका बर्फ़ की परतें, हिमनदियाँ और भूमिगत जल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जल हम यूज करते हैं पानी पीने के लिए वो आपका सिर्फ 0.003% जल पाया जाता है। कभी कभी हमने 1-2 लोगों के मुंह से सुना है कि वो लोग कहते हैं कि जल नहीं है पानी पीने के लिए, इतना नदी है, बाढ़ आ जाती है दुनिया में, ऐसा वैसा। तो दोस्तों उनको पता नहीं है कि वो जो बाढ़ में आते है, समंदर से आता है पानी, तो वो दोस्तों हमारे पीने योग्य पानी नहीं होता है। क्लियर। तो इसलिए आप लोग इस प्रकार की बातें ना करें। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इसे यहाँ पर शोभा भी नहीं देंगी, क्योंकि दोस्तों जो आलवड़िया जल होता है जिसका हम यूज पानी पीने के लिए करते हैं वो सिर्फ 0.03% पाया जाता है। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम जलमंडल में बात करेंगे आपके 5 महासागर की, इनके बारे में हम जानेंगे, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर के बारे में। पहले दोस्तों बताएं प्रशांत महासागर के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, इसके बात कर रहे हैं। तो प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों आपको बता दें ये 1/3 भाग, मतलब पूरा जो है पृथ्वी का 1/3 भाग इस महासागर पर स्थित है। और पृथ्वी के सबसे गहरे भाग जो मेरियाना गर्त है वो आपका प्रशांत महासागर में ही
स्थित है। और इसका आकार देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर गोल है। ये आपका इधर भी प्रशांत महासागर, एक्चुअली ये इन्होंने मानचित्र में खोल दिया, अगर ग्लोब में आप देखेंगे तो देख पाएंगे। तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से महाद्वीप हैं और प्रशांत महासागर के पूरब में कौन कौन से महाद्वीप हैं, ये आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है। पश्चिम में आपके उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पूरब में आपके एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित हैं। क्लियर। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर। देखो दोस्तों ये यस आकार का है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये यस आकृति कुछ बना रही है ना, तो इसीलिए इसको जो है इसका आकार यस आकार का होता है। क्लियर। और दोस्तों व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। तो टोटल आपके 5 महासागर हैं, लेकिन सबसे अगर व्यस्त महासागर है तो वो दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो तट रेखा होती है वो बहुत ही अधिक दंतुरित तट रेखा है। दंतुरित तट रेखा क्या होती है दोस्तों, जैसे ये तट रेखा है तो आप देख पा रहे हैं ये कटी छटी होती है, मतलब कुछ तट रेखाएं सिंपल होती हैं, कुछ तट रेखाएं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कटी छटी होती हैं। ठीक है, तो ये जो कटी छटी तट रेखाएं होती हैं इनको हम दंतुरित तट रेखा कहते हैं। ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। हिंद महासागर की बात करेंगे तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर इसका पड़ा है। तो ये एकमात्र महासागर है। और दोस्तों इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी महासागर की, ये इन्होंने बात की है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। तो याद क्या करना, आप देख ही रहे हैं अंटार्कटिक महासागर है और इसके चारों ओर ये दक्षिणी महासागर है। तो ये इन्होंने बता दिया है। और आर्कटिक महासागर की बात करेंगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। तो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। और प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। ये इन्होंने बताया कि जो आर्कटिक महासागर है ये प्रशांत महासागर से छिछले जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। आगे हम आपको मैप में दिखाएंगे, वहाँ पर जूम करके आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल ये सब आपने जान लिया है दोस्तों, इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है। एक बार दो बार आप जब मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमने बात की है स्थलमंडल की, जिसमें हमने 7 महाद्वीपों की बात की। जलमंडल में हमने यहाँ पर बात की दोस्तों महासागरों की। अब बात करते हैं हम वायुमंडल की। तो दोस्तों वायुमंडल क्या है, जैसे हमने बताया हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो एक गैसों की लेयर पाई जाती है या गैसों की परत पाई जाती है, उसी को दोस्तों हम वायुमंडल कहते हैं। क्लियर। ये आखिर लेयर काम क्या करती है, ये लेयर आप अगर हमने यहाँ पर देखेंगे तो ये लेयर आपकी 1600 किलोमीटर टोटल इसकी ऊंचाई होती है, समझ रहे हैं। और ये सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, हानिकारक होती हैं, नुकसान देती हैं, तो ये जो लेयर है गैस की परतें हैं इनको रोकने का कार्य करती हैं, यानी कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अपने टोटल वायुमंडल जिसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर है उसको हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। क्लियर। इसमें दोस्तों अगर हम बात करेंगे अपने वायुमंडल की तो इसमें ऑक्सीजन गैस है वो आपकी टोटल 21% पाई जाती है और 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। देखो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। 1% अन्य गैसें आपकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। देखो अब घनत्व और तापमान के बारे में दोस्तों आपको बता दें। देखिएगा दोस्तों जैसे आपको पता है जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको ठंड लगने लगती है, यानी कि टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ऊंचाई जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। तो याद करना नहीं है, आपको समझ जाना है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी यहाँ पर टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो घनत्व है यहाँ पर कम होता जाता है। तो घनत्व कम होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जो भी लोग जाते हैं पर्वतारोही वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी यहाँ पर ले जाते हैं। तो ऊंचाई बढ़ेगी तो आपका दोस्तों टेम्परेचर भी कम होता है, तापमान भी कम होता है और यहाँ पर आपका दोस्तों घनत्व भी सबसे धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए।
अब देखो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि हवा जो है हमेशा उच्च दाब से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब यार देखो, आपको सीधी सी बात है, आप कोई गुब्बारा लीजिएगा, उसमें हवा भरिएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा और बाहर जो है लो प्रेशर हो जाएगा। अगर आप उस गुब्बारे को खोल देंगे, मतलब उसको पकड़ेंगे नहीं, तो हवा जो है बाहर की ओर निकलेगी। तो समझ जाइएगा जो हवा है वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। बाकी हमने घनत्व के बारे में आपको बता दिया, तापमान के बारे में बता दिया। ये इन्होंने बताया उच्च दाब से यहाँ पर निम्न दाब की ओर बहती है, जैसे हमने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया। यहाँ पर देखो, आगे हम पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, तो अभी तो NCERT 6 की है, तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया है। तो आपकी जो टोटल वायुमंडल की जो लेयर होती है गैसों की, वो यहाँ पर 1600 किलोमीटर होती है। इसमें दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल यहाँ पर हमने बांट दिया है इसको। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, देखो ग्लोबल वार्मिंग आपने बहुत शब्द सुना होगा, इतना सुना होगा कि कंफ्यूज हो जाते है क्या, आखिर नहीं पता है। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको बता दें, देखो हमारे जब वायुमंडल में CO2 बढ़ जाती है, तो जब CO2 बढ़ जाती है तो दोस्तों हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी को हम कहते हैं भूमंडलीय तापन, यानी ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, जब बहुत सारा कारखानों से धुआं निकलता है, पेड़ों को यहाँ पर काट दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर CO2 बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जब पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो आपकी बर्फ़ है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर पिघलने लगती है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर आपने वायुमंडल की बात की। अब बात करते हैं जीव मंडल की। तो हमने स्थल मंडल की बात कर ली है, जल मंडल की बात कर ली है, वायुमंडल की बात कर ली। अब बात करते हैं जीव मंडल। जीव मंडल कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि जो हम जीवन जीते हैं, जहाँ पर जीवन जीने योग्य होता है, उसी को हम जीव मंडल कहते हैं। ये हमारा भूमंडल है पूरा, ये हमारा जल मंडल है और ये हमारा वायुमंडल है। तो हम क्या समझते हैं कि जो जीव मंडल है ये आपका यहाँ पर सीमित क्षेत्र है, किसका, स्थल मंडल का, जल मंडल का और वायुमंडल का, जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहीं पर दोस्तों आपके बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य रहते हैं और यहीं पर आपके पेड़ पौधे जो हैं जी पाते हैं, यानी रह पाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये संकीर्ण क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र होता है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का। अर्थात यहाँ पर तीनों, जल भी पाया जाता है, स्थल भी पाया जाता है और वायु भी पाया जाता है, इसलिए इसको हम जो जीव मंडल कहते हैं। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। अभी पीछे हमने आपको स्थल संधि, जल संधि के बारे में बता दिया। जल संधि क्या है दोस्तों, यहाँ पर अब स्थल संधि की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर जल संधि पे आते हैं। तो जल संधि में दोस्तों क्या होगा, दो बड़े जलाशय, अब ये दो बड़े जलाशय हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सक्रिय भाग से होकर ये जल है एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये जोड़ने का जो कार्य कर रहा है इसी को जल संधि कहते हैं। स्थल संधि क्या होता है दोस्तों, इसमें दो बड़े स्थल जो हैं, इनमें से सकरा स्थल का भाग जो है ये आपस में जोड़ने का काम करता है, इसको हम स्थल संधि कहते हैं। तो जोड़ने का काम भी दोस्तों स्थल संधि में स्थल करेगा और जल संधि में जोड़ने का काम जल ही करेगा। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच की जो जल संधि है उसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, वो हमें आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका किस स्थल संधि के जोड़ता है, वो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। जीव मंडल में हमने आपको बता ही दिया है दोस्तों, ये जो सीमित भाग होता है जहाँ पर स्थल, जल और हवा पाई जाती है, क्लियर है। और इसके दो भाग होते हैं, जंतु जगत, पादप जगत, मतलब इसमें बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य पाए जाते हैं, और पादप जगत में यहाँ पर दोस्तों पेड़ पाए जाते हैं। ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने बता दिया दोस्तों, जब CO2 बढ़ जाता है पृथ्वी पर तो इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात की आज आपके परिमंडल की, चैप्टर नंबर 5 की। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिखाए थे, एक एक करके उन क्वेश्चन को तोड़ते हैं। क्लियर है, आपने अगर क्लास को बहुत ही ध्यान से किया होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं हमने बता दिया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल,
जीव मंडल। जीवन किसमें है? जीव मंडल में। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। टोटल महाद्वीप आपके दोस्तों कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। आप देखेंगे, नहीं पता है तो समझ लें। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्लियर? ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिएगा जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है, जैसा मैंने बताया था आपका, दक्षिणी गोलार्ध मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा जब मैंने बताया, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताने हैं, तो हमने बताया वायुमंडल की टोटल जो ऊंचाई है 1600 किलोमीटर है। इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। क्षोभमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल, ये बताया था ना मैंने यहाँ पर आपको। सॉरी, देखो, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी दोस्तों हमने आपको बताया था, क्योंकि पृथ्वी पर जो है 71% भाग पर पानी पाया जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा स्थलीय भाग है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जीवमंडल में ही जो है वायु पाई जाती है, जल पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, इसलिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। अब आते हैं, एशिया से यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत, हमने आपको बता दिया। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ऐसे आप देखेंगे तो ये आपका अगर नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है, तो ये स्थल से जुड़ा हुआ है, इसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थल संधि, पनामा स्थल संधि इसका नाम है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा अधिक है, तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आपको हमने बताया था। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्थल मंडल जो है वो आपका जो चट्टानों से बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरी जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, तो मेरियाना गर्त। महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा, तो हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, ये दोस्तों हमने आपको बता दिया था। जीवमंडल जो है आपका जल, स्थल और हवा का सीमित भाग है। यूरोप व एशिया जो है महाद्वीप के एक साथ कहा जाता है, इसको हम कहते हैं यूरेशिया। ये भी हमने आपको पीछे बताया था जब क्लास की थी। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये भी हमने आपको बताया था, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा शिखर है, और सबसे गहरा भाग जो है वो आपका मेरियाना गर्त है। ये आपको मैंने एक एक चीज़ बता दी। तो दोस्तों हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।